नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे सिलसिलेवार खबरों की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 चुनावी राज्यों में जारी किए जाने वाले वैक्सीन प्रमाण पत्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटाने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर फिल्टर लगाए हैं। ये निर्णय तब लिया गया जब चुनाव आयोग की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 5 राज्यों में शनिवार को आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मतदान की शुरुआत उत्तराखंड, पंजाब, गोवा में 1 चरण में, जबकि मणिपुर में 2 और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होगी। मतदान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से होगी। सभी राज्यों के एक साथ 10 मार्च को मतगणना की जाएगी। 10 मार्च को सभी राज्यों की एक साथ मतगणना की जाएगी। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर अब पीएम की फोटो नहीं होगी। आचार संहिता लागू होने के चलते यह फैसला लिया गया है। तो वैक्सीन सर्टिफिकेट पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं दिखेगी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से जनता से लेकर प्रशासन तक को चिंता में डाल दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार 9 जनवरी को देश भर में 1,59,632 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 224 दिनों में सबसे ज्यादा हैं। वहीं इन बिगड़ते हालातों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में कोरोना से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करने, अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था और अस्थायी अस्पतालों की व्यवस्था करने का दिशा निर्देश जारी हो सकता है। और ये बैठक काफी अहम होने जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। स्पर्श, ये बैठक उस समय हो रही है जब कोरोना के मामले वापस अपनी पीक पर जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 1 लाख से भी ज्यादा का आंकड़ा अब हर दिन देखने को मिल रहा है। आज जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक होने जा रही है, कौन कौन से प्रदेश इसमें शामिल होंगे और कब तक इस बैठक की शुरुआत हो सकती है? देखिए, देश में लगातार मामलों में इजाफा कोरोना के में देखने को मिल रहा है। 1.5 लाख से ऊपर जो मामले हैं वो पहुंच गए हैं। हम आपको दिल्ली की तस्वीर भी दिखाते हैं। और बैठक की बात करें तो दोपहर बाद लगभग 3:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होती हुई नजर आएगी। 5 राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र, ये आज जो है राज्य है जहां पर जो स्वास्थ्य मंत्री है आज बैठक करते हुए नजर आएंगे। और इसमें आज जो है किस तरीके से जो है जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वहां पर पालन किया जाए, उसको लेकर चर्चा होगी। कल भी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक कोविड की रोकथाम को लेकर जो है की थी। ऐसे में आज स्वास्थ्य मंत्री की यह बैठक जो है काफी अहम रहने वाली है। इन राज्यों में कोविड की किस तरह की स्थिति है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये कहा था कि जो हेल्थ फैसिलिटीज है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जिला लेवल तक जो है पहुंचने चाहिए। ऐसे में इन राज्यों में किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर देखने को मिल रहा है, उसको लेकर जो है जानकारी ली जाएगी। वैक्सीनेशन की आज से शुरुआत जो है बूस्टर डोज या फिर कहे कि जो प्रिकॉशन डोज है उसकी भी होती हुई नजर आ रही है। तो उसको लेकर किस तरह की स्थिति जो है इन प्रदेशों में देखने को मिल रही है, इन तमाम मसलों को लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एक अहम बैठक करने वाले हैं। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर देखना होगा कि इस पूरी बैठक के बाद किस तरह के दिशा निर्देश आगे दिए जाते हैं तमाम प्रदेशों को। बहुत शुक्रिया स्पर्श आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। वहीं कोरोना संक्रमण के बाद अब देश विदेश में नए वेरिएंट के आने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चला है। कोरोना वैक्सीन के बाद अब नए वेरिएंट से बचने के लिए बूस्टर डोज शुरू हो गई है। उत्तराखंड में इसकी शुरुआत 10 जनवरी यानी कि आज से होगी। इसके लिए पहले 60 साल के ऊपर वालों का टीकाकरण होगा। टीकाकरण केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां चाक चौबंद पर हैं। बूथों पर 20% वैक्सीन तीसरी डोज के लिए उपलब्ध होगी। आपको बता दें कि इसके लिए पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन में काम कर रहे लोगों का टीकाकरण होगा। इस डोज को लगाने से पहले उनके पास कोरोना वैक्सीन के 9 महीने पूरे होने वाला सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा। बिना 9 महीने पूरे करने वालों को यह डोज नहीं लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखें घोषित होने के साथ ही कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के मामलों ने गति पकड़ ली है। बीते 24 घंटों में 7,695 केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश शासन में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में शनिवार को 2,22,428 सैंपल की टेस्टिंग की थी, जिसमें 7,695 नए संक्रमित मिले।
प्रदेश में कुल 9,46,51,964 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। अधिकांश संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में अब पॉजिटिविटी रेट 1.84% हो चुकी है। रिकवरी रेट घटकर 97.20% हो गई है। तो कोरोना के मामलों पर अपडेट भी हम ले लेते हैं, लगातार क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह का, जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। वहीं देहरादून से जानकारी देंगे अजीत कांबोज। सबसे पहले राजधानी लखनऊ का रुख करेंगे। अनूप, जिस तरह से बीते 24 घंटे का आंकड़ा यदि हम देखें तो रिकवरी रेट बहुत कम हुई है, यानी कि 97% ही रह गई है। काफी चिंताजनक ये आंकड़ा है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो किस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं और इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की कितनी तैयारियां हैं? देखिए, लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना का दोगुनी रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, लगातार अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो करीब 1100 से ज्यादा मामले खाली लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। इसी प्रकार से नोएडा की बात करें, क्योंकि उद्योग की नगरी है, जाहिर सी बात ऐसे में वहां भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, तो इसलिए वहां पर भी 1100 से ज्यादा मामले हैं। तो नोएडा और गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी में तमाम जो शहर हैं कहीं न कहीं 1000 के आसपास लमसम पहुंच चुके हैं। जहां संख्या है, क्योंकि अभी 5 शहर ऐसे जहां पर 1,400 से ज्यादा संख्या है, तो वहां पर जो कोरोना कायदे कानून के जो नियम है वो कहीं न कहीं सख्ती बढ़ती जा रही है। जैसे नाइट कर्फ्यू है उसको बढ़ा दिया गया है, स्कूल बंद है, साथ ही साथ जो जिम, स्पा, सार्वजनिक स्थान है वहां पर 50% रिस्ट्रिक्शन कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, तो यानी कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती है। अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है फिलहाल? हालांकि दूसरी लहर हम लोगों ने देखी किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने मेहनत करके लोगों की जो अपेक्षाएं थी उस पे किस तरीके से काम किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब उठता है कि लोग जो है उनको भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लहर और दूसरी लहर दोनों ही लोगों ने देखा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं या फिर कोरोना कायदे कानून का पालन करें। इस तरीके से अगर लोग करेंगे तो इससे बचा जा सकता है। लेकिन अब हालात वर्तमान में देखा जाए तो इस तरीके से लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उनको कोरोना का डर नहीं है। साथ ही साथ जो रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर जांच की बात की जा रही थी वो सिर्फ हवाई है। अभी चुनाव होने वाले हैं। पिछला चुनाव, पंचायत चुनाव का हम लोगों ने देखा था किस तरीके से पंचायत चुनाव के बाद सेकेंड लहर आई थी, उसमें तमाम तबाही मच गई थी। तो अभी 2022 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। सरकार को सख्ती करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा अनुभव, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब आगामी समय में जिस तरह से चुनाव होना है, वोटिंग होनी है, इसके पहले लोगों को भी जागरूक रहना है और कहीं ना कहीं एक बड़ा, हम कह सकते हैं, एक बड़ा रोल जो है वो राजनीतिक पार्टियां भी यहां पर तय कर सकती है कि भीड़ भाड़ बिल्कुल भी ना लगाएं। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी संभल कर रहे हैं। और इस वक्त देहरादून का रुख करेंगे, अजीत कांबोज हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, अगर हम देहरादून की बात करें तो यहां पर जो पॉजिटिविटी दर है वो कितनी पहुंच चुकी है? कितने मरीज हर रोज यहां पर सामने आ रहे हैं? साथ ही प्रशासन के साथ साथ क्या लोग भी अब अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, या ढिलाई अब भी देखने को मिलती है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो कल जो 24 घंटों का आंकड़ा उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया था उसके अनुसार 1400 प्लस केसेस कल रिकॉर्ड किए गए थे। तो साफ है कि जो कोरोना का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और इसमें साफ तौर पर जो लापरवाही है वो भी निकलकर सामने आ रही है। 2 दिन से खुद देहरादून डीएम और एसएसपी लगातार फील्ड में उतरे हुए हैं, लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और मौके पर ही लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। लेकिन जनता है कि जागरूक होने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को जागरूकता संदेश भेजे जा रहे हैं कि आप ढिलाई ना बरतें। लेकिन फिर भी आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से तेजी से आंकड़े बढ़े हैं, कल 1400 प्लस आंकड़े थे। परसों की अगर बात की जाए तो 1510 केस परसों दर्ज किए गए थे। तो साफ है कि लोगों की लापरवाही अब कोरोना पॉजिटिव के तौर पर निकलकर सामने आ रही है। सरकार जागरूक कर सकती है, स्वास्थ्य विभाग केवल वैक्सीनेशन कर सकता है, लेकिन जनता को खुद से संभलना होगा। अगर वो लापरवाही बरतेंगे तो कोरोना का जो खतरा है वो लगातार बनता रहेगा। ओमिक्रॉन उत्तराखंड प्रदेश में दस्तक दे चुका है, लगातार ओमिक्रॉन के मरीज भी सामने आ रहे हैं और इसको देखते हुए जनता को जागरूक होना होगा। लेकिन साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही है कि चालान काटे जा रहे हैं, मैसेजेस जनता को भेजे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सड़कों पर लोग बिना मास्क लगाए हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए नजर आ रहे हैं।
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कड़ाई और ज्यादा लग रहा है, यहाँ पर बरतने की जरूरत है प्रशासन को, तब जाकर लोग भी अपनी जिम्मेदारी को मानेंगे और उसे पूरा करेंगे। आप दोनों सहयोगी जुड़े रहेंगे हमारे साथ। वाराणसी में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में भक्तों के प्रवेश पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला किया गया है। वाराणसी में पिछले 3 दिनों से कोरोना के नए मामलों में अचानक तेजी आ गई है। शहर में अन्य पाबंदियां भी आज से लागू की गई हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने कहा कि दूसरे शहरों से रोजाना बड़ी संख्या में लोग बाबा के दर्शन पूजन को पहुंचते हैं। भक्तों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसलिए निर्णय हुआ। उन्होंने मंदिर प्रशासन को सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था और मजबूत करने का निर्देश भी दिया है। आपको बता दें कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद से भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर और जिला प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अब भक्तों को बाहर से ही झांकी दर्शन कराया जाएगा। वहीं जलाभिषेक के लिए गर्भगृह के पास विशेष पात्र लगाए जाएंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश का माहौल गर्मा गया है। रैलियों और रोड शो पर रोक के बाद पार्टियों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को हथियार बनाया है। सोशल मीडिया पर सभी सियासी दल और उनके नेता एक्टिव हो गए हैं। एक दूसरे पर निशाना साधने के साथ ही नया नया शिगुफा भी छेड़े जा रहे हैं। कभी बीजेपी के प्रवक्ता रहे आईपी सिंह ने भी ऐसा ही शिगुफा छेड़ा है। सपा नेता आईपी सिंह ने योगी आदित्यनाथ का लखनऊ से गोरखपुर तक का टिकट कटाया है। यह टिकट 11 मार्च का है। टिकट की कॉपी ट्विटर पर शेयर करते हुए आईपी सिंह ने दावा किया कि 10 मार्च को यूपी चुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगे। हार के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी भी नहीं पूछेगी, इसलिए उन्हें लखनऊ छोड़कर गोरखपुर जाना होगा। वहीं आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की आज अहम बैठक होने जा रही है। पहले चरण के उम्मीदवारों को लेकर यह बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि पहले चरण के उम्मीदवारों को लेकर यह बैठक होगी। उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने को लेकर यह बैठक होगी। आज शाम 4 बजे बीजेपी की लखनऊ में अहम बैठक है। बीजेपी की 24 सदस्यीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल, संजीव बालियान इसमें मौजूद रहेंगे। वहीं राजवीर सिंह, विनोद सोनकर, ब्रिजेश पाठक भी इस बैठक में शामिल होंगे। बेबी रानी मौर्य, अरुण सिंह, रमापति त्रिपाठी भी इसमें मौजूद रहेंगे। सत्य कुमार, सुनील ओझ, संजीव चौरसिया भी इस बैठक में शामिल होंगे। और रुक करेंगे लखनऊ। हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। अनूप, बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है और बैठक इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि कहीं ना कहीं आज से ठीक 1 महीने बाद पहले चरण का मतदान है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में क्या यह माना जाए कि जब बैठक खत्म होगी इसके बाद जो संभावित प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके नामों की घोषणा भी जल्द हो सकती है? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से 2022 को लेकर भाजपा तैयारी कर रही थी, तो अब चूंकि पहले फेज का जो चुनाव है वो पश्चिम में पड़ रहा है। कैराना, मुजफ्फरनगर, जो अमरोहा, तमाम जो जिले हैं उधर के, वहां चुनाव पहले चरण में पड़ रहा है। और पश्चिम में सबसे बड़ी जो भाजपा के लिए चुनौती थी वो किसान थे, क्योंकि अभी तक किसान भाजपा से बहुत ज्यादा नाराज थे। जो आंदोलन इतना लंबा एक चला किसान कानून बिल को लेकर के, तो उसको लेकर किसान नाराज थे। तो कहीं ना कहीं भाजपा अब वो जो चुनावी जो किसानों को लेकर के जो मतभेद था, वो कहीं ना कहीं अपनी गलती को सुधार लिया है। 3 कानून बिल वापस होने के बाद अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली का बिल हाफ कर दिया है ट्यूबवेल किसानों को लेकर के। तो कहीं ना कहीं वो तैयारी कर रही। अब पश्चिम क्षेत्र में भाजपा को वो जिताऊ प्रत्याशी चाहिए जो लोकप्रिय हो, और वहां पर जो प्रत्याशियों की सूची जो भाजपा में आई है, जो अभी तक आवेदन आए हैं, उसमें भी ये देखा जाएगा कि राजनीतिक समीकरण क्या है, वहां जाति समीकरण क्या है। तमाम जो चीजों को ध्यान में रखते हुए 24 सदस्यीय जो चुनाव की जो बैठक होने वाली है, जो सदस्य उनमें इस मामले पर चर्चा होगी, क्योंकि इसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठेंगे। दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष राधा मोहन सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। तो तमाम चीजों पर चर्चा होगी, क्योंकि पहला फेज भाजपा के लिए चुनौती देखना होगा अनूप कि इस बैठक के बाद क्या कोई नतीजा निकल कर आ पाता है, क्या लिस्ट सामने आ पाती है पहले चरण के उम्मीदवारों की। बहुत शुक्रिया अनूप आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ते हैं आगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुख्य सेक्टर प्रभारियों को निर्देश दिया है कि उम्मीदवारों के चयन का काम 3 दिन में पूरा कर लिया जाए। उन्होंने एक बैठक में मंडलवार उम्मीदवारों के चयन के बारे में जानकारी ली। इसमें बताया गया कि लगभग 323 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन का काम पूरा हो गया है। शेष 80 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन का काम उनके निर्देश के आधार पर पूरा कर लिया जाएगा। बसपा सुप्रीमो ने पार्टी मुख्यालय पर मंडल मुख्य सेक्टर प्रभारी, जिला सेक्टर प्रभारी, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने एक एक सीट पर उम्मीदवारों के नामों की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि मायावती राज्य स्तर से 15 जनवरी के बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेंगी, जिससे उनके लिए नामांकन पत्र तैयार करने का काम समय से पूरा हो सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के मिशन यूपी को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। इमरान मसूद ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यूपी में यदि बीजेपी को हराना है तो समाजवादी पार्टी के साथ ही आना होगा। इमरान मसूद ने कहा कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं से इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत होते ही समाजवादी पार्टी में शामिल होने का फैसला ले लिया जाएगा। इमरान मसूद ने यह भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मात देनी है तो उसके लिए समाजवादी पार्टी ही एक विकल्प है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक शिवपाल सिंह यादव अपने पुत्र और पार्टी महासचिव आदित्य यादव के लिए परंपरागत सीट जसवंत नगर से किनारा कर सकते हैं। इटावा जिले की जसवंत नगर विधानसभा से शिवपाल के इकलौते बेटे आदित्य यादव चुनावी मैदान से उतर सकते हैं। आपको बता दें कि जैसे ही यूपी विधानसभा चुनाव का ऐलान किया गया, वैसे ही इस सीट पर आदित्य के चुनावी मैदान में उतरने को लेकर हर ओर चर्चाएं भी शुरू हो गईं। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब आदित्य यादव के जसवंत नगर विधानसभा चुनाव मैदान में उतरने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हुआ है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच गठबंधन के बाद इस चर्चा को अधिक बल मिल गया है। कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव अपने साथ साथ अपने बेटे को भी विधानसभा चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी परंपरागत सीट जसवंत नगर को छोड़ने का मन बनाया है। वहीं अपनी परंपरागत सीट छोड़कर शिवपाल सिंह यादव संभल जिले की गुन्नौर सीट से चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से है। देहरादून से बड़ी खबर है, टपकेश्वर मंदिर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मंदिर में दर्शन कर मुख्यमंत्री धामी ने आशीर्वाद लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने टपकेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया है। चुनावी जीत की मनोकामना लेकर टपकेश्वर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। देहरादून से इस वक्त आप तस्वीर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीर है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंदिर पहुंचे थे, टपकेश्वर मंदिर पहुंचे थे, पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि चुनाव के पहले जिस तरह से भगवान की परिक्रमा का दौर शुरू होता है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसी का अनुसरण करते हुए मंदिर पहुंचे और एक भक्त के तौर पर भगवान का आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से बारिश बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे पूरे राज्य में खून जमाने वाली ठंड पड़ रही है। लोग घरों में दुबके हुए हैं, वहीं पहाड़ी इलाकों में अलाव जलाकर लोग गुजर बसर कर रहे हैं। बर्फबारी की वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे कई जगह पर बंद पड़ी हुए हैं। देहरादून में भी रविवार सुबह बारिश जारी रही, हालांकि बाद में धूप खिल गई और फिर मौसम खराब हो गया। देर शाम दून में झमाझम बारिश हुई। मसूरी में भी रविवार को बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया कि कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में शीत दिवस का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। और सीधा रुख करेंगे देहरादून का, हमारे सहयोगी अजीत कांबोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, देहरादून से हमने तस्वीरें देखी हैं, किस तरह से बादल लगातार आंख मिचोली खेल रहा है सूरज के साथ। अभी किस तरह का मौसम वहां पर है और आने वाले घंटों को लेकर क्या किसी तरह का और अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है? बिल्कुल, अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम विभाग ने आज और कल के लिए एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है और बादलों की जो आंख मिचोली है वो लगातार जारी है और बीते 3 दिन से लगातार मौसम खराब है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, देहरादून के ये पहाड़ी इलाके हैं जहां पर बर्फबारी साफ तौर पर नजर आ रही है कि पिछले 3 दिनों से जो लगातार बर्फबारी थी वो यहाँ पर हो रही है। राजधानी देहरादून से जो लगा हुआ मसूरी का इलाका है वो पूरी तरह से हिमाच्छादित हो चुका है। बर्फबारी के चलते यहाँ पर काफी बर्फ गिरी है और अब आज और कल का मौसम विभाग ने अलर्ट अपना जारी किया है तो साफ तौर पर अभी और बर्फ
बर्फबारी और बारिश होने की यहाँ पर आशंका है। और जिस तरह से बादलों की लुकाछिपी की अगर बात की जाए तो वो लगातार जारी है। सूर्यदेव दर्शन जरूर दे रहे हैं, लेकिन इतना नहीं है कि उससे ठंड दूर हो सके। तो लगातार माहौल बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो कई सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिनको खोलने का काम लगातार यहाँ पर शासन प्रशासन के अधिकारी, बीआरओ के अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन बर्फबारी काफी ज्यादा है, जिसके चलते जो ऊंचे हिमालयी क्षेत्र है वहां पर रास्ते बंद हो चुके हैं। अजीत, वहीं अगर हम पर्यटकों की बात करें तो क्या पर्यटकों का पहुंचना भी अभी तक जारी है? क्योंकि हम देखते हैं कि इस सीजन में ज्यादातर पर्यटक आते हैं यहाँ भ्रमण करने। मसूरी की बात करें, नैनीताल की बात करें, यहाँ अक्सर पर्यटन काफी रहता है इस सीजन में, तो उन्हें भी काफी परेशानी इस दौरान देखने को मिल रही होगी। बिल्कुल, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो वीकेंड पर काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर नजर आती है। और जिस तरह से इस बार के शनिवार रविवार को काफी बारिश और बर्फबारी यहाँ पर होती रही, तो भीड़ भी अच्छी खासी नजर आई है। चाहे फिर वो पहाड़ों की रानी मसूरी की बात हो, नैनीताल की बात हो, या फिर इनसे अलग जो और पर्यटक स्थल हैं उत्तराखंड प्रदेश के, इनकी बात हो, तो लगातार भीड़ भाड़ यहाँ पर बनी हुई है। और पर्यटकों की गाड़ियां भी काफी स्थानों पर फंसती हुई नजर आई है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पर्यटकों को भी काफी परेशानी का सामना मौसम की वजह से करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए अजीत। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, शिवपाल अखिलेश यादव की आज अहम बैठक हो सकती है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की आज अहम बैठक हो सकती है। मुलाकात से पहले शिवपाल अब प्रसपा कार्यालय पर बैठक करेंगे और 11 बजे प्रसपा कार्यालय पर पहले बैठक होगी और सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हो सकती है। 11 बजे कार्यालय पर पहली बैठक होगी और इस पर सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हो सकती है। सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हो सकती है इस बैठक में। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, शिवपाल और अखिलेश यादव की आज अहम बैठक हो सकती है। आपको बता दें कि जिस तरह से चुनाव अब सर पर है, लगभग 1 महीने का ही समय रह गया जब पहले चरण की वोटिंग है और 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न होगा। इसे लेकर एक अहम बैठक कहीं ना कहीं यह मानी जा रही है शिवपाल और अखिलेश यादव की। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।